जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक तो अब से थोड़ी ही देर पहले हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वजीर आजम के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। इसराइल की लॉबी का पाकिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल होना, ताल्लुकात होना, खुफिया ताल्लुकात होना, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता सिफारती सतह पे और जोग्राफियाई सतह पर भी, और सबसे बढ़ के नजरियाती सतह पे। इसराइल का इल्जाम लगाना पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। सियासी लोग अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इसराइल की लॉबी के सरगर्म होने के हवाले से, या इसराइल से ताल्लुकात होने के हवाले से, या इसराइल से मुलाकातें होने के हवाले से इल्जामात लगाते रहे हैं, और इसके बड़े संगीन रिपरकशंस, बहुत संगीन असरात पाकिस्तान की सियासत पे या किसी भी सियासतदान की सियासी जिंदगी पे पढ़ते रहे हैं या पढ़ भी सकते हैं। और जहां तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबराह की बात है, तो चाहे उनकी निजी जिंदगी हो, जाती जिंदगी हो, या उनकी सियासी जिंदगी हो, इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से उन पर इल्जाम लगाया जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अब इल्जाम लगा है, इसकी हैसियत क्या है और इसका असर क्या हो सकता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह की सियासी जिंदगी पे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे, इस पे सवाल करेंगे हुकूमत के पास, क्योंकि हुकूमत के दो इंतहाई अहम और सीनियर लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अता तारड़ साहब मौजूद थे, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, और वजीर माहौलियात पीपल्स पार्टी की सीनियर सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर है शहीर रहमान साहिबा। तो इन दो शख्सियात ने मिलकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पे इसराइल के साथ ताल्लुकात होने का इल्जाम लगाया है, तो इसकी नौयत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, जैसे जैसे कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है। आज एक तजवीज सामने आई पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग भी उस तजवीज में शामिल रही कि कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील कर दी जाए। 8 अगस्त की एक जो तारीख है वो सामने आ रही है। तो क्या वाकई कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील हो जाएगी, वक्त पर तहलील होगी, या कौमी असम्बली को एक्सटेंशन भी मिल सकती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और अभी तक ये गैर यकीनी की बेयकीनी की सूरत हाल क्यों है, हुकूमत का इरादा क्या है, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का इरादा क्या है इलेक्शन करवाने के हवाले से, इस बारे में भी सवालात करेंगे। कुछ दीगर सियासी मौज़ूआत हैं, कुछ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF से बेल आउट पैकेज मिलने के ऐलान के बाद से पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। फिच ने रेटिंग्स जो है वो अप्रूव कर दी है, मजीद बेहतर कर दी है, CCC माइनस से CCC कर दी है, लेकिन उसके बावजूद मईशत को चैलेंजेस अभी दरपेश हैं। सऊदी अरब से आज $2 अरब की जो इमदाद है स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवाने की, वो भी सामने आ गई है। सो क्या तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान की मईशत अब संभल जाएगी? और वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या ये रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है? इसहाक डार साहब कहते हैं कि अगले 2 साल में महंगाई 7% पे लेके आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत छोड़ के गई थी 2018 से पहले, तो महंगाई 4 से 5% पे थी। तो क्या 2 साल में महंगाई 7% पे ले आना मुमकिन होगा, या ये बयान भी इसहाक डार साहब के डॉलर के बयान की तरह साबित होगा, जब वो कहा करते थे कि डॉलर 200 रुपए पे आना चाहिए, 200 से कम पे आना चाहिए? तो बहरहाल इन सब इश्यूज पे बात करेंगे, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं अता तारड़ साहब, वो मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं। इसके अलावा फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान है। अता तारड़ साहब, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत संगीन इल्जाम लगाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, जो कि साबिक वजीर आजम भी हैं, और जहां तक तारीख की दुरुस्तगी का अगर जायजा लिया जाए तो शायद पहले वजीर आजम होंगे साबिका कि जिन पे इसराइल के साथ ताल्लुकात होने का एक इल्जाम लगा, और इस कदर संगीन इल्जाम लगा। सबूत क्या है हुकूमत के पास, आपके पास? हाँ, बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा। देखिए, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आई कि ये तमाम बातें की जाएं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल की गवर्नमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक डॉक्यूमेंट जमा कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। पुरअमन जो एहतजाज करने वाले लोग हैं
ان پر تشدد ہو رہا ہے اور پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے رکھے ہیں۔ جی اب بین الاقوامی سطح پہ جو کیمپین چلائی گئی ہے مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف، وہ تحریک انصاف نے چلائی ہے پورے ویسٹ میں۔ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کے جن لوگوں نے احتجاج کیا جی ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنے ہیں، خدا نخواستہ، اور ان کو انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کو بڑے برے حالات میں رکھا گیا ہے۔ جی جی اب ہم تو کہتے تھے کہ یہ ایک اسرائیلی لابی ہے اس پارٹی کے پیچھے، اور دیکھیں جب فورن فنڈنگ کا کیس آیا تو بیری سی شنیپس کون ہے جو اسرائیلی شہری ہے جس نے ان کو فنڈنگ کی، اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو کیوں فنڈنگ کی۔ پھر جب زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی، دیکھیں یہودی ہونا ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، مگر جب زیک گولڈ سمتھ کے مقابلے میں پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان تھا میئر آف لندن کے انتخاب میں، تو خان صاحب نے کیوں زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلائی؟ کیا جو گولڈ سمتھس ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے، وہ ان کی کیمپین فنڈ نہیں کرتے رہے؟ بنی گالا کا محل ان کو تحفے میں نہیں دیتے رہے؟ کیا ان کے تانے بانے اسرائیلی لابی سے نہیں ملتے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا جواب اسرائیلی گورنمنٹ نے خود دے دیا ہے کہ جب انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ اقوام متحدہ میں جمع کرایا ہے اور ان کو پیسفل پروٹیسٹرز کہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات دیکھیے وہ ناقابل معافی واقعات ہیں، اور ان کے پیچھے جو سیاسی جماعت ہے، اب تو واضح ہو گیا کہ 9 مئی صرف ملک کے اندر اندرونی طور پہ انارکی پھیلانے کا منصوبہ نہیں تھا، اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل تھیں، اس کے اندر اسرائیلی گورنمنٹ کا بھی پورا کردار تھا کہ جنہوں نے آج ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ یہی میرا سوال تھا، اسرائیل کو کیوں درد اٹھا اس چیز کا؟ یہی میرا سوال تھا اگلا طاہر صاحب، اسی کو میں چاہوں گی کہ آپ الیبریٹ کریں کہ اسرائیل کا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ؟ نہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، نہ اسرائیل کے پاکستان کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات ہیں۔ اقوام متحدہ اور اسرائیل جس قسم کی خود انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے فلسطین کے اندر، سو یہ تو بڑا ایک عجیب و غریب سارا جو ہے وہ کنیکشن نظر آتا ہے۔ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے، ایک سیاسی جماعت وہ جب انٹرنیشنل لابنگ فرمز کو ہائر کرتی ہے یا لابی کرتی ہے بین الاقوامی سطح پہ، یا وہ فورن فنڈنگ میں اسرائیلی شہریوں سے فنڈنگ لیتی ہے، کوئی بھی شخص کسی پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ تب کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی برسر اقتدار آ کے میری خواہش کے مطابق پالیسیز بنائے یا میرے ایجنڈے کو پروموٹ کرے۔ تو یہ اسرائیلیوں کی فنڈنگ جو فورن فنڈنگ میں سامنے آئی وہ اسی لیے تھی کہ تحریک انصاف پہ ان کو اعتماد تھا کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق پالیسیز بنائیں گے۔ اور جتنی رائٹ ونگ گورنمنٹس ہیں، وہ انڈیا میں ہوں، وہ اسرائیل میں ہوں، وہ عمران خان کو چاہتی ہیں، وہ تحریک انصاف کو چاہتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرتا ہے، یہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتا ہے، یہ پاکستان کی فوج کی تنصیبات پہ حملے کرواتا ہے، اس کا بھانجا کور کمانڈر کی وردی لے کے کنٹینر پہ چڑھتا ہے، اس کی بہنیں ان مظاہروں میں شریک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 9 مئی کے مظاہرین ہیں یہ تو بڑے پیارے لگتے ہیں نا اسرائیل کو۔ اور کیا وجہ تھی کہ جب بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ سٹیٹ ٹیریٹری کا ڈکلیئر کیا، انسانی حقوق کو سلب کر لیا، تو یہ امریکہ سے نئے آئے تھے اور آ کے کہا کہ میں کشمیر کا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو یہ عمران نیازی کے دور میں کیوں کشمیر پہ یہ مظالم ہوئے؟ تو یہ تانے بانے تمام ملتے ہیں۔ عمران نیازی کو پوری اسرائیلی لابی سپورٹ کرتی ہے، وہ ان سے فنڈنگ لیتا ہے، اس کے ان لاز جو ہیں ان کے وہاں پہ تعلقات ہیں، وہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ 9 مئی جیسے واقعات ایویں نہیں ہوتے۔ یہ پہلے کسی سیاسی جماعت نے کیوں نہیں کیے؟ یعنی پیپلز پارٹی کی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس رہی ہے، ہماری ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کسی زمانے میں رہی ہے، ہم نے تو کبھی یہ لائنز کراس نہیں کی۔ یہ لائن اس نے کراس کی ہے جس کو بین الاقوامی حمایت اسرائیلی گورنمنٹ کی حاصل ہے، اور اسرائیل اس کی حمایت میں اقوام متحدہ جا چکا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ اچھا جی، فردوس عاشق اوان کے آ چکے ہیں ہمارے ساتھ۔ فردوس عاشق اوان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
जी आ रही है। अच्छा फिरदौस साहिबा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। अता तारा साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेनेटर शहर रहमान साहिबा के साथ बैठ के। आपका एक ताल्लुक रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म के बहुत करीबी भी आप रही हैं। लेकिन उसके बाद साना है 9 मई पे भी आपका एक बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक, बड़ा दबंग मौक़िफ़ रहा है। तो साना है 9 मई के हवाले से इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस में जाके एक दरखास्त जो है, एक रेजोल्यूशन जो है जमा करवाई है कि ये जुल्म हुआ है निहत्ते प्रोटेस्टर्स पर। जिस तरह से जो कुछ भी 9 मई के बाद किया जा रहा है, तो इसराइल उसे कह रहा है कि 9 मई के बाद जो कानून की पकड़ में लोग आ रहे हैं उनको एक तरह से ट्विस्ट करके इसराइल कह रहा है यूनाइटेड नेशंस में कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या कहती हैं आप इस पे? क्या इस मामले के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे पाबंदी की कोई जवाज हमवार हो सकती है? और क्या आपका जितना अरसा गुजरा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह के करीब, तो आपने देखा तो होगा कहीं ना कहीं कि इसराइली लॉबी के बारे में कोई नरम गोशा है, या कहीं ना कहीं कुछ मामलात, कुछ ना कुछ तो आपने देखा होगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और चूंकि मैं लेट ज्वाइन कर रही हूँ इसके लिए माजरत। देखिए, जो आज एक नैरेटिव इजराइल ने यूएन जनरल असेंबली में पोर्ट्रेट किया, और जिस तरह से तर्जमान बन के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इजराइलियन ऑफिशियल्स ने वहाँ मुकदमा लड़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान का, उनके लीडर का, तो ये तो बिल्ली थाले से बाहर आ गई है। ये तो 100% जो गठजोड़ था वो बेनकाब हो गया है, और जो सहूलतकार है वो अब जो है फ्रंट लाइन पे आके अपने उस बगल बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैदान अमल में कूद पड़े हैं। और ये एक ढकी छुपी बात नहीं थी। ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे मान का हिस्सा है कि हम अपनी अफवाज के साथ वफा निभाते हैं। हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम पाकिस्तान के वजूद के साथ जुड़ा पाक फौज का वजूद जो है उसको हर हाल में मुकद्दम समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल टारगेट करके इदारों को, कौमी सलामती के उन तमाम उससे जुड़े किरदारों को जिस तरह से टारगेट करके मिलायम किया गया, और जिस तरह से 9 मई जैसे वाकयात ने जन्म लिया, उससे ये सहूलतकारी तो पहले ही अयां थी। शोहदा की बेतुकीरी और बेरहुरमती जो थी वो खुद इस बात को खोल खोल के बयान कर रही थी कि कोई पाकिस्तानी, कोई मुहिब वतन, कोई ऐसा शख्स जिसका इस धरती माँ से ताल्लुक है और जिसको हम रियासत कहते हैं, वो अपने सियासी मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए अपने रियासत को कुर्बान नहीं कर सकता। तो ये पीछे कहीं ना कहीं पस पर्दा वो खिलवाड़ चल रहा था जो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक वो गठजोड़ जो राह और मोसाद का था, उस गठजोड़ में जो उनकी आंखों में एक खटकता था वजूद पाक फौज का, कौमी सलामती के इदारों का, और पाकिस्तान का अपना जो है एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे, एक पहली मुसलमान न्यूक्लियर पावर के तौर पे, तो ये किसी सूरत भी उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। अब ये क्यों वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे कि पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम जो है सिस्सा पिलाई दीवार बन के अपने इन इदारों के पीछे खड़े थे। अब उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो सियासी जमातें जो है वो तनकीद भी करती हैं, सियासी जमातें जो है खिलाफ भी करती हैं, सियासी जमातें जो है वो अपने सियासी बयानिए में नापसंदीदगी के इजहार भी करती रही हैं। लेकिन ये पहली सियासी जमात थी जिसने 9 मई को सिर्फ और सिर्फ उन तमाम अदारों की तस्दीक इसलिए की कि वो बैनुल अक़वामी एजेंडे के अंदर उनको ये साबित करना चाहती थी कि ये हमारे इदारे जो हैं वो इतने कमजोर हैं, इनके घरों में अवाम जाके चढ़ाई कर ले तो वो अपने घर को नहीं संभाल सकते। तो उन्होंने किस तरह मुल्क और वो न्यूक्लियर पावर जो
पाकिस्तान इस वक्त अच्छा, हमारा आप सबसे जब- बड़ा कौमी साथा आप जो है जब- उसको कैसे आप संभालना जब है? पाकिस्तान तो तरीके- ये वो साजिश थी गरीदा, ये वो साजिश है। ये मत सोचें कि ये एकदम से जो नेचुरल रिएक्शन था वो हो गया, ठीक या है। लोगों को गुस्सा आया, लोगों को ठीक। एक बाहर निकल आए। लोग नहीं निकले, ये वो मुट्ठी बार शरपसंद थे जिनकी आबियारी की गई ज़हनों की, ठीक। उनके ठीक। ज़हनों को आलूदा किया गया और फिर उनको इस मकसद के लिए तैयार किया गया। ठीक है। और तैयार करके अल्टीमेटली उस दिन 9 मई जैसे वाकयात को वकूफ पजीर किया अच्छा, गया। फिरदौस साहिबा- और फिरदौस आज साहिबा, उसका आपने दो तीन तसलसल बातें आपने की। देख लिया। फिरदौस साहिबा, आपने 2-3 बातें की। आपने कहा कि एक तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, जो ये गठजोड़ था इसराइल का पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, वो आखिरकार खुल के सामने आ गया है। अता तारा साहब भी यही बात कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग में चंद इसराइलियों के, चंद यहूदियों के नाम सामने आए हैं, आखिर वो कौन हैं? तो सवाल मेरा ये भी है आपसे कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा रही हैं, पीटीआई के सरबराह के साथ एक करीबी हुकूमती ताल्लुक आपका रहा है, उस वक्त आपने कोई ना कोई ऐसा गठजोड़ देखा होगा लास्ट मंथ? देखिए, ये पूरी कौम ने वो गठजोड़ देखा था। हाँ। कि जब लंदन में मेयर का इलेक्शन होता है और लंदन के मेयर के इलेक्शन में एक तरफ जो है वो पाकिस्तानी निजाद मुस्लिम मेयर का इलेक्शन लड़ता है और दूसरी तरफ जो है एक ज्यूज रिश्तेदार जो है वो इलेक्शन लड़ता है, तो हमारी लीडरशिप जो है वो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज को कैटेगरिकली ये हदायत जारी करती हैं कि आपने उस मुस्लिम पाकिस्तानी निजाद की बजाय जो वहाँ पे उनका रिश्तेदार है, जो उनका सहूलतकार है, जो उनका अजीज है, उसको वोट कास्ट करना है। तो मैं बाहर रही हूँ गरीदा, मैंने तो ये देखा है कि दुनिया के अंदर जो स्पेसिफिक इजराइलियन एजेंडा है और जिस तरह की फाइनेंसिंग सपोर्ट और अपने बयानिए को प्रमोट करने के लिए वो सहूलतकारी करते हैं, दुनिया में कहीं कोई और कौम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। और अमेरिका के अंदर एज ए लॉबिस्ट जितनी भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया इजराइल करता है, और जिस तरह से पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें वहां बैठ के वो एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें अब पीटीआई के अंदर एज ए लॉबिस्ट बहुत सारे उनके सहूलतकार शामिल हुए हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि बैठे बैठाए उन्हें पाकिस्तान के अवाम का दर्द जाग गया, ये एक प्लांटेड एजेंडा है, ये एक इंजीनियर्ड और मनोवर्ड मूव है, और इसके पीछे जो माइंड सेट है वो जमान पार्क का है। इसके पीछे जो आपको नजर आएगा नेशनल इंटरेस्ट को तहस नहस करने वाला वो सोच और विजन कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है उसको खतरे में रहना चाहिए। तो ये जो जाती जो आपने कहा कि आपने क्या देखा, मैंने एक बात देखी कि जहां पे उनका जाती मफाद आएगा, यानी उनके सियासी मफाद पे उनकी जात हावी रहती है, वो अपने जाती मफाद को सुप्रीम करते हैं, और जहां पे फिर उनका सियासी मफाद अजीज हो जाता है वहां फिर कौमी मफाद को कुर्बान करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये आज इजराइल ने अपनी पेटीबंदी निभाई है, और इजराइल ने वो फलस्तीनों के जो कत्लो गारत और खून खुशी वहां होती रही, आज उसने ये साबित किया इजराइल ने कि भाई फलस्तीन के दुखों, मुसीबतों और परेशानियों के साथ जुड़ी सहूलतकारी जो है पाकिस्तान में बैठी ये कौन सी जमात, ये बड़ी बात आपने की है कि आप पीटीआई के सरबराह के साथ जब काम कर रही थी हुकूमत में भी और पार्टी सतह पे भी, तो आपने देखा कि वो अपने जाती मफाद को सियासी मफाद पे और सियासी मफाद को कौमी मफाद पे तरजीह देते हैं। ये पहले बातें तो होती रहती थी, अवाम ये सवाल भी उठाते थे, लेकिन अब आप उनके साबिका करीबी हुकूमत के रुकन के तौर पे ये बड़ी बात आप कर रही हैं। तारा साहब, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसराइल के साथ गठजोड़ के मामले को जो आप सामने लेके आए हैं, क्या ये जवाब बन सकता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी का या पीटीआई सरबराह के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का? देखिए, आज आपने फिरदौस आपा को मदऊ किया है, तो इनसे ये जरूर पूछिएगा कि वो जो बाकी सिलसिले हैं सुपरस्टिशन के
یا جو کوئی سپر نیچرل قسم کے معاملات ہیں جس میں وہاں پہ کوئی جادو ٹونے کی بات ہے، یا وہاں پہ باقاعدہ ڈیسیجنز بھی اس کے مطابق لیے جاتے ہیں کہ جو فعال نکالے جاتے ہیں شام کو بیٹھ کے. آپ دیکھیں جہاں پہ نیشنل پالیسی ایسے بن رہی ہو، سیکیورٹی پالیسی ایسے بن رہی ہو، تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ عمران خان پاکستان کی سٹیٹ کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. کیونکہ جو بندہ وہ فعال نکال کے جادو ٹونے کے سہارے سے پالیسی بناتا ہو، اسرائیل سے مدد لیتا ہو، اسرائیل سے ریسورسز لیتا ہو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جماعت پہ پابندی 100% لگنی چاہیے. اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے امن چودھری صاحب نے، اور وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے یہی استدعا کی ہے کہ اس پارٹی کو بین کیا جائے. اور دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے محب وطن لوگ تھے، جتنے لوگ پاکستان کی دھرتی سے مٹی سے پیار کرتے تھے، وہ سب تحریک انصاف چھوڑ چکے. انہوں نے اپنے ساتھ غداری کا لیبل لگوانا گوارا نہیں کیا، انہوں نے حب الوطنی پہ سودا نہیں کیا، انہوں نے سیاسی مفاد کو ترجیح نہیں دی، ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے قومی مفاد کو ترجیح دی، اور ترجیح دیتے ہوئے تحریک انصاف کو خیر بات کہا. تو اب جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ ذات کی تسکین کے لیے بیٹھے ہیں، وہ اس خلاف صوبہ بندی کے تحت بیٹھے ہیں، وہ بین الاقوامی سازشوں کے تحت بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لازمی طور پہ پی ٹی آئی پہ بین لگنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے سمجھتے ہیں کہ ان کو دیگر جماعتوں میں شامل ہونا چاہیے، وہ ضرور شامل ہوں، ان کو انکریج کیا جائے گا، پروموٹ کیا جائے گا. مگر یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ وہاں بیٹھ کے تو ہے وہ اس دھرتی پہ جو ہے وہ حملے کریں، وار کریں. وہ پروین شاکر نے کہا تھا نا، کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے، پانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے. تہمت لگا کے ماں پہ دشمن سے جو داد لے، ایسے سخن فروش کو بس کہیں جانا چاہیے. نہیں، وہ شعر کچھ اور ہے. ایسے سخن فروش کو مر جانا ڈر جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا مر جانا چاہیے، ڈر جانا بھی نہیں چاہیے، مر جانا چاہیے. یہ ہے اصل شعر، یہ ہے. تو شعر میرا خیال ہے کہ شعر تو بزبان شاعر جو ہے کہا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. میں کنڈی صاحب کو جو ہے وہ ڈسکشن میں ان کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی اجازت. فردوس عاشق آوان صاحبہ سے ایک سوال، کیونکہ عطا طارہ صاحب نے اب یہ سبجیکٹ چھیڑ دیا ہے. فردوس صاحبہ، کیا آپ بھی سمجھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے؟ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا معاملہ آج سامنے آیا ہے، اور عطا طارہ صاحب نے چھیڑ دیا کہ جی آپ بتا دیں، آپ نے دیکھا کہیں جادو ٹونا، کوئی فال کے معاملات کے ان کے ذریعے حکومت اور ریاست کے معاملات چلائے جا رہے تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پابندیاں نہ تو خواہشات پہ لگنی چاہیے، نہ توقعات، اور نہ آپ کو ایک امیدوں کی بنیاد پہ. پابندی جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لگنی چاہیے. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ جو ہمارے وہ ممالک جو ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ رہے، اور وہ ممالک جن کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی آج تک ہم نے اسٹیبلش نہیں کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو لوگ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. لہذا جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھی کسی سیاسی جماعت کو سہولت کاری کرتے ہیں، یا وہاں سے آکسیجن دے کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کسی سازش کے اندر وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، اور غدار کا جو انجام ہوتا ہے وہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگنا وہ چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نیریٹو دے رہے ہیں طاہر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اب ہم جس دوراہے پہ آگے کھڑے ہیں، اور پوری قوم اور پورا ملک جو ہے وہ جو سزا بھگت رہا ہے، وہ اسی ایک کارستانی کا سارا شاہکار ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور کو جو ہے وہ عملیات سے چلایا جاتا رہا. ایک نیشنل پالیسی بنتی کسی بھی ایشو پہ، وہ کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی، ڈسکس ہوتی، اس پہ انالیسز ہوتا، الٹیمیٹلی وہ اپروو ہوتی، اور جب وہ فائنل پرائم منسٹر آفس اپروول دینے کے بعد
وہ ڈیسیژن پبلک ہوتا تو گھر جا کے پتہ چلتا کہ عملیات نے تو کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے، تو پھر وہ سب کچھ ریورس ہوتا صبح. تو جب ریورس ہوتا تو سب سے زیادہ مشکل میرا کام ہوتا، کیونکہ ایک دن پہلے میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ایز آور گورنمنٹ نیریٹو. لیکن جب اگلے دن وہ ریورس ہوتا تو میرے پاس اس پہ کچھ کہنے کے لیے اسپیس نہیں ہوتی، تو میں سب سے پہلے ریئیکٹ کرتے وہاں پہنچتی اور کہتی کہ جناب اس پہ آپ نے کل مجھے یہ کہا، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہاؤ کین آئی ڈیفینڈ؟ تو مجھے یہ جواب ملتا کہ آپ بس کہیں کہ یہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک بڑے لیڈر کی صفات میں شامل ہے. تو ہم نے جب غور کیا ڈیٹیل سے، باریک بینی سے اس کو دیکھا، تو اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. تو یہ جس قسم کے فیصلے یا جس قسم کی صورتحال وہاں چل رہی تھی، سب سے زیادہ ان عملیات کا میں تھی. یعنی کہ ایک نیوکلیر ریاست، ایک اسلامی ریاست، جادو ٹونے سے، عملیات سے اور فال نکالنے سے، اس کے فیصلے اس طرح سے کیے جا رہے تھے. یہ بدقسمتی رہی ہے، لیکن یہ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. اب وہ بات سچ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری رسوائی بھی جڑی ہے بحیثیت قوم کہ پرائم منسٹر آفس میں ہم نے ایک ایسے شخص کو لیڈر کے طور پہ، وزیر اعظم کے طور پہ اور اس قوم کے مسیحا کے طور پہ اونرشپ دی، جو الٹیمیٹلی کہیں اور سے طاقت لے رہا تھا. جو عوام یا اپنے اس آفس سے، جو پرائم منسٹر آفس اس کو دستیاب تھا، اس کی بجائے وہ اس کی طاقت کا سرچشمہ، محور اور مرکز جو تھی وہ بشرا بی بی تھی، جو اپنی عملیات سے طاقت لے کے ان کو طاقتور بنانے میں مصروف عمل تھی. یہ بڑی افسوس یہ وہ المیہ ہے، یہ وہ سانحہ ہے جس نے آج قوم کو اس دراہے پہ لا کھڑا کیا ہے. آج پاکستان کو جو ایک زخمی وجود کے ساتھ اسرائیل جیسے بونے جو ہیں، وہ یو این کے اندر جو ہے پاکستان کی ریاست کو جو ہے یا حکومت فردوس صاحبہ، یہ چند ایک بڑے اہم بیانات آپ نے دیے ہیں، کیا عمل کی کارستانی ہے. یہ چند ایک بڑے اہم بیانات آپ نے دیے، اور میں چاہوں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ سے مجھے جواب لینا ہے، لیکن جو فردوس عاشق صاحبہ کے بیانات سامنے آ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا تفصیلی جواب آئے تاکہ آپ کو انٹرپٹ نہ کیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب کا تفصیلی جواب لیتے ہیں. تارا صاحب بھی موجود ہوں گے، اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی موجود رہیں. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین وی کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کی طرف آؤں گی، تسلی سے تفصیل کے ساتھ اپنا جواب دیجیے گا. ایک تو عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ، شعیع رحمان صاحبہ نے بھی، آپ کی حکومت کے وزیر ہیں، عطا تارڑ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ابھی میرے پروگرام میں کہا کہ جی بالکل 100% پابندی لگنی چاہیے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی اب اسی بات کو انڈورس کرے گی نا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کا جواز بن سکتا ہے اسرائیل کے معاملات سامنے آنے کے بعد. دوسرا، جو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بات کی کہ جی ایک نیوکلیر ریاست، اور جب یہ کابینہ کا حصہ تھی، جب وزیر اطلاعات تھی یہ، کہ نیوکلیر ریاست، اسلامی ریاست کے فیصلے عملیات جادو ٹونوں جنوں کے ذریعے ہو رہے تھے، اور اگلے دن جا کے ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا فردوس صاحبہ کو. کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بالکل آج ہماری پارٹی شعیع رحمان صاحبہ نے اور حکومت کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور جو ماضی میں بھی ہم نے، جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہم یہ ذکر کر رہے تھے جو تعلقات اسرائیل کے ساتھ، اور پھر کوئی اس وقت کے شاید یہ بھی چل رہا تھا کہ کوئی وزیر تھے جو انہوں نے وزٹ بھی کیا یا ان کے لوگ یہاں پر آئے، واٹ ایور، وہ تو چلتا رہا. لیکن جو ان کے تعلقات کیا اسرائیل کے ساتھ جو پتہ چلا، دیکھیں میں عطا تارڑ صاحب کے ساتھ اس بات پہ شاید ایگری نہ کروں کہ کسی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے. پارٹیوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پارٹیاں ضرور نہیں ہے کہ چھوڑے. کیا آپ نے ایم کیو ایم پہ پابندی لگائی؟ آپ نے الطاف حسین پہ پابندی لگائی نا، تو آپ ایم کیو ایم پہ پابندی کیوں نہیں لگائی؟ پھر اس وقت آپ نے کیوں اس کو انڈورس نہیں کیا؟ پھر کل دیکھیں کوئی اور بھی ایسی پارٹی حاصل. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پارٹیوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی میں شاید ایسے لوگ ہوں گے کہ جو رول آف لا کی بات کریں، کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، باقی چیزوں کی بات کریں، تو وہ تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی پارٹی میں کوئی غلط لوگ ہیں اور جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں، ان پر پابندی لگا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ایز اے پارٹی چیئرمین ہوں، میں پارٹی میرے بغیر پوچھتے ہوں، تو اس کے بعد حکومت سوچ سکتی ہے اور بات کر سکتی ہے. ابھی تک ہم سے ہماری کیبنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم کسی پارٹی پہ
पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी हम इस तरीके से लगाएं कि जी इसमें हम पूरी पार्टी को कह दें कि जी आप जो है, कल तो किसी पार्टी के साथ भी हो सकता है। लिहाजा ये चीजें मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं समझता कि ऐसे होनी चाहिए। जहाँ तक जो है वो माजी की पार्टी का या फिर दोस्त आशिक अवान साहबा बातें कर रही हैं, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उस वक्त भी उस जमात की थी, उसको डिफेंड कर रही थी, और हम उस वक्त कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, तो ये कहते नहीं ये ठीक है, वॉट एवर, ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन हम उस वक्त भी कहते थे कि ये चीजें, क्योंकि उस वक्त ये मुलाजिम भी कहते थे कि मुझे ये चीज जो है या टीवी से पता चलती है या मुझे अपनी बेगम से हो जाते हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, हुकूमत कोई और चला रहा है, यहाँ पर जो है जो पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है वो कोई और कर रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसपे होता है, लेकिन जो चीजें 9 मई को हुई, देखिए पॉलिटिकल बयानात सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो चीज 9 मई को हुई है उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, कोई भी पीटीआई का वर्कर या लीडर ये नहीं कह सकता। और फिर 9 मई के वाकयात को पार्टी चेयरमैन ने ऑन किया सुप्रीम कोर्ट में, जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मेरे साथ ये काम किया जाएगा, तो फिर रिएक्शन आएगा और इस किस्म का होगा। और फिर अगर आप देखें कि इनके जो सेकेंडरी लीडरशिप ने जो इन्होंने खास कर एक कमेटी बनाई थी, 6-7 की कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं जब नहीं हूँ तो मेरे 6-7 जानशीन होंगे, और वो जानशीन भी आपके सामने हैं। लेकिन मेरा सवाल आज भी, बल्कि आपका सवाल हमसे होना चाहिए, मैं भी क्योंकि हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा देखा, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा होगा कि एमएफ का डेलीगेशन है और मफरूर लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। जो लोग मफरूर हैं, जो लोग वांटेड हैं, इस हुकूमत को और इस रियासत को वांटेड है, वो जूम और स्काइप पे बैठे मीटिंग कर रहे हैं आईएमएफ के डेलीगेशन के साथ। ये क्या गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाएगा? कि मतलब है कि कोई जो लोग हमारी रियासत को मतलूब है, हमारी हुकूमत को मतलूब है और वांटेड है 9 मई के वाक़यात में, वो बैठे जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, वो बैठे हैं स्काइप, जूम या स्काइप व्हाटएवर सोर्स के साथ जो है वो स्काइप पे मीटिंग कर रहा हूँ। और मतलब कि हमारी हुकूमत को ये नहीं पता, हमारी एफआई को ये नहीं पता, इंटीरियर्स को नहीं पता, कुंडी साहब आपके ये बात हो रही स्काइप का प्रॉब्लम आ रहा है। कुंडी साहब आपके स्काइप का प्रॉब्लम आ रहा है, कुंडी साहब से रिकनेक्ट कर लीजिएगा। इन द मीन टाइम तारा साहब की तरफ जाते हैं। अता साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ कर दिया है कि जी वाकई फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम के दौर में काबीना के फैसले, रियासत के फैसले, अमलियात, जिनों, जादू टूनों के जरिए हो रहे थे। वन, सेकेंडली असेंबली तहलील वक्त से पहले हो रही है, पीपल्स पार्टी की तजवीज पे जाएगी मुस्लिम लीग नून? देखिए, मैं जी पहले तो देखें जो कुंडी साहब ने बात की ना, मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूं जी कि खुदा ना खास्ता अगर 9 मई को कोई दुश्मन हमला कर देता, क्या लाहौर में ये सलाहियत मौजूद थी कि हम लाहौर की सरहदों को जो भारत के साथ लगती हैं उसको डिफेंड कर पाते? जो इंटरनेशनल लेवल पे सैबोटाज की डेफिनेशन है वो यही है कि आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की, फौज की कैपेसिटी को डिमिनिश कर दें या डाइवर्ट कर दें किसी और तरफ, और एक्सटर्नल थ्रेट को उस तरह से रिस्पॉन्स ना हो सके। तो इसलिए बैन तो मैं समझता हूं, और मैं इसलिए समझता हूं कि 9 मई कभी किसी ने किया नहीं इस मुल्क में। दूसरा, जो फिरदौस आपा ने बात की, देखिए मैं इनकी दानिशमंदी को भी सलाम पेश करता हूं, और इन्होंने राइट डिसीजन लिया और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना चाहिए। एक अच्छा डिसीजन था और एक हुब्बुल वतनी पे बेस्ड डिसीजन था। मैं ये समझता हूं कि एक न्यूक्लियर स्टेट का अमलियात पे चलना, फाल निकाल के चलना, ऐन से उस्मान बुजदार, ऐन से फलां, और पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर देना, यानी हम यहां पे अल्लाह माफ करे बातें सुनते हैं जिंदा बकरों को जलाने की, जिंदा जानवरों को जलाने की, बलि चढ़ाने की। ये अकल दंग रह जाती है कि ये किस किस्म के लोग हैं कि जिनके हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ थी। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जिसमें इजरायली गवर्नमेंट का एक ताल्लुक होना इनके साथ, और फिर अमलियात से मुल्क को चलाना, ये 2 ग्राउंड सफिशिएंट हैं कि ये बैन होने चाहिए। ये तो एक मेंटल स्टेट है ना, आपकी मेंटल स्टेट ही ठीक नहीं है। आप बैरूनी मदद भी ले रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट से, उसके साथ साथ आप अमलियात पे भी मुल्क को चला रहे हैं, पॉलिसियां चला रहे हैं, तो ये तो मेंटली फिट नहीं है मुल्क को रूल करने के लिए। बाकी बातें तो बात की हैं। ठीक है, असेंबली तहलील के हवाले से मेरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं फिरदौस साहिबा और कुंडी साहब। देखिए, मैं मेरी राय और मेरी कानूनी राय ये है कि बिल्कुल इसको टाइम से पहले तहलील करना चाहिए, 3-4 दिन बेशक हों। ठीक,
ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, ग्राउंड सेट करने के हवाले से एक वसी तर मशावरत हो सके। और इतने शॉर्ट पीरियड में फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना वो मुमकिन नहीं होगा, इसलिए इसको पहले करके 90 डेज में इलेक्शन कराने चाहिए। ठीक है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, असेंबली वक्त से पहले तहलील होने के हवाले से इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, और क्या अभी भी आपको लगता है कि मुल्क में एक बेयकीनी है, अभी भी एक गैर यकीनी कैफियत है कि जी इलेक्शन इसी साल होंगे या नहीं होंगे? देखिए गरीदा, चूंकि जो 61 अरब के फंड्स पार्लियामेंटेरियंस को एलोकेट हुए हैं जी, वो एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है कि एक लेस देन अ मंथ की मेहमान हुकूमत जो है उसको क्या ऐसी सूझी कि वो 61 अरब उन पार्लियामेंटेरियंस के हलकों में डेवलपमेंट फंड्स जारी करना चाहती है, जो IMF की इस वक्त जो है एड़ियां रगड़ रगड़ के वो उनसे जो है वो जिस तरह से भी वो फंड्स लेने में कामयाब हुई है। दुरुस्त बात है। लेकिन अभी ये भाम इसलिए पैदा हुआ कि अगर आपने लेस देन अ मंथ में घर जाना है, तो यानी अगर आप आज डेट देख लें और 26-27 दिन का जो गैप है, तो उसके लिए जो 61 अरब की ये मुंह पे जो कालम मल रही है, तो इसकी जरूरत नहीं थी। और या फिर ये पॉलिटिकल स्टंट है कि उनको खुश करने के लिए कि हमने तो दे दिए थे, लगे नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली पैसे तो आपको पता है कि जब हुकूमत खत्म हो जानी है तो ये फंड तो कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में यूज हो ही नहीं सकते। फिर उसके बाद अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो फिर ये पैसे इस वक्त ये नया पंडोरा बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं थी। और अगर ये पंडोरा बॉक्स खुला है तो फिर इसके बाद जो है ये 61 अरब का जो एक बैगेज है वो आप क्यों अपने कंधों पे लादना चाह रहे हैं? और ये वो सवालिया निशान है जो इलेक्शन के आने वाला जो शेड्यूल है उसको मशकूक बनाते हैं। अब ये हुकूमत वक्त ने जवाब देना है कि क्या इनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि बाकी 980 अरब रुपए के भी इन्होंने मंसूबों की मंजूरी दी है। चलें, वो समझ में आता है कि एक आपका 4 माह का बजट है, आपने उसको एज अ सिटिंग गवर्नमेंट एक जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन उनके आप मेगा प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन ये 21 अरब जो है स्पेसिफिकली पार्लियामेंटेरियन के लिए एलोकेट होना, ये एक बहुत बड़ा भाम पैदा कर रहा है। तो ये ताडर साहब को इसकी क्लैरिटी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पे घर नहीं जाते और ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है और असेंबली अपने टाइम पे नहीं रुखसत होती तो ये पाकिस्तान के मसाइल और गंभीर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये कुंडी साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। अदमत पे काम है, कुंडी साहब भी हुकूमत का हिस्सा है, काबीना का मुआशी अदमत पे काम को बिल्कुल ठीक और ज्यादा एग्रीवेट कर देगा। कुंडी साहब इसका जवाब दे दीजिएगा। इस पे कमिटमेंट होनी चाहिए ठीक कि हर हाल में टाइम पे असेंबली घर जाए, अपना आईनी मुद्दत पूरी करे, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका वजूद हो, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान करे, और इस मुल्क की आवाम के हाथ में ये इख्तियार दें कि उन्होंने आने वाली हुकूमत किसकी चुननी है। राइट, फिरदौस साहिबा जी, कुंडी साहब एज अ रेगुलेटर एम्पावर देमसेल्फ एज अ इलेक्शन कुंडी साहब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, वजीर आजम के काबीना का भी हिस्सा हैं, इस सवाल का जवाब मैं आपकी तरफ रखूंगी। देखें, बिल्कुल मैं भी हिस्सा हूँ और फिरदौस जवान साहब की पार्टी भी इसका हिस्सा है, वो भी इबादत कर रही है। भी दो हमारे काबीना के हिस्से हैं, दो स्पेशल पार्टी। ठीक है, मैं एसोसिएट कर चुकी है अपने आप को, इंडिविजुअल का नाम पार्टी नहीं होता। अब मैं जरा, अगर आप इजाजत तो बात कर लूं। जी कुंडी साहब, क्योंकि मैंने इंटरप्ट नहीं किया किसी को। मेरे ख्याल में इनके पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हमारी काबीना का हिस्सा हैं, तो या डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नहीं है इनकी पार्टी के, इनकी काबीना के हिस्सा हैं। अगर ये नहीं मानते उनको तो इनकी अपनी इंटरनल जाती राय हो सकती है, लेकिन है तो सही। क्या नहीं है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमारी काबीना का हिस्सा? आप कह दे कि नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं है। तो फिर दूसरी बात यह है कि देखिए वो हमारी पार्टी का, हमारी काबीना का हिस्सा है। हम जो नहीं हो रहे कुंडी साहब, एक्सेप्ट नहीं हो रहा रिजाइन। आप देखिए वो रिजाइन की कॉपी तो मैं भिजवा देता हूं। रिजाइन एक्सेप्ट करें, रिजाइन की कॉपी हमें दे देना, रिजाइन की कॉपी हमें दे दे, हम कह देते हैं कि एक्सेप्ट कर लें। वो आपको दूसरी बात यह है कि आपका हक बनता है, वो आपको मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। नहीं, आप गरीदा साहब को दे ताकि हम इस पे प्रोग्राम करेंगे और हम वज़ीर आज़म से पूछेंगे रिजाइन
दूसरी जी, बात यह है कि देखिए कुंडी मैं साहब। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि बिल्कुल जो है हुकूमत जब टाइम पूरा होता है अगस्त में, तो उस हुकूमत को बिल्कुल इस पार्लियामेंट को जो है वो जानना चाहिए, विद इन टाइम जो है इलेक्शन होने चाहिए। ठीक। हाँ, अगर हमारी इत्तेहादी जमातों को ये वो है कि उनको 90 दिन चाहिए, तो 90 दिन में ये है कि फिर आप असम्बली जो है वो पहले तहलील कर सकते हैं और आपको 90 दिन मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 60 और 90 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन वॉट एवर, अगर हमारी इत्तेहादी जमातें समझते हैं कि 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर असम्बली जो है वो पहले जो है वो टूट सकती है और उसके अंदर 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है हो जाना चाहिए। मैं फिर दोस्त आशिक अवान साहबा की इस बात से कुंडी साहब, आपका स्काइप बार बार ड्रॉप हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, अतात तारर साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा। I'll see you tomorrow, inshallah, at 8 o'clock. Allah Hafiz.